न्यूज में रुक करते हैं खबरों का। 42 दिन बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर भारी बारिश और ठंड में आंदोलन पर बैठे हैं। आलम यह है कि बारिश का पानी किसानों के टेंट के भीतर तक जा चुका है, जिसके चलते किसानों के गद्दे तक भीग चुके हैं। इन सब के बावजूद किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 8 बार किसानों से बातचीत की मगर कोई समाधान नहीं निकाला। पूरे देश की नजरें किसानों के आंदोलन पर हैं और ऐसे में जहां विपक्ष लगातार नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया है। मगर इन सब के बीच में किसान नेताओं ने सरकार पर अब गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जहां हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल धमकाते हुए नजर आए थे, तो वहीं आज भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूरी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चरूरी का आरोप है कि सरकार किसान नेताओं को बांटने की कोशिश में लगी है और साथ में चरूरी ने यह भी दावा करते हुए कहा कि सरकार बैठक तो कर रही है, लेकिन सरकार किसानों को टरकाना चाहती है, सरकार आंदोलन में हिंसा कराना चाहती है, आंदोलन को बदनाम कराना चाहती है। आपको यह भी बताते चले कि किसानों ने किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 7 जनवरी से किसान हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इसके साथ ही पूरे देश में किसानों को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी गई है। आपको यह भी बताते चले कि किसान आंदोलन और कृषि कानून की सभी अर्जियों पर एक साथ 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। आपको यह भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोबड़े ने कहा कि अब तक हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है, हम हालात को समझते हैं और इसको और भी समझना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझा लिया जाए। सीजेआई ने कहा कि सोमवार को कोर्ट में किसान आंदोलन के मामले पर सुनवाई होगी। आज का जो दौरा है वो टोल प्लाजा का है, डबुवाड़ी से लेके और हांसी तक। ये 4 टोल हैं बीच में, इन चारों पे जाएंगे और एक प्रोग्राम रानिया पे है। वो आज एक यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा जो है या ट्रैक्टर परेड उसको मान लीजिए, वो शुरू कर रहे हैं, उनको झंडी दिखानी है। और उसके बाद जो भिवानी से और दादरी के बीच में टोल है उस पे जाएंगे। ये 5 टोलों के आज के प्रोग्राम हैं। आगामी क्या रणनीति रह रही है? सरकार से बातचीत तो चल ही रही है, तो आगामी क्या रणनीति? सरकार से बातचीत चल तो रही है, लेकिन बातचीत करने के लिए ही बातचीत चल रही है, वो मानने के लिए अभी राजी नहीं है। और जिस तरह से 7-8 मीटिंगें उनसे हो चुकी हैं और वो हर मीटिंग में टरकाने वाली बात कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि या तो किसानों का हौसला टूट जाए या इनमें निराशा आ जाए, कोई बदनामी किसी काम से हो जाए, फूट पड़ जाए, तो ये सारे काम या अकेले को तोड़ लिया जाए। इस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि प्रकृति का संदेश है, हमारा खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोग जुड़ गए हैं और वहाँ पे सेवा देख के जो ऐसा लगता है जैसा परमात्मा ज़मीन पे उतर आया हो। तो प्रकृति के संदेश को समझना चाहिए, एक बदलाव का संदेश है। और जो बीजेपी है या मोदी जी कह लीजिए, वो एक तरह से प्रकृति से टकरा रहे हैं, तो ये उनके लिए खतरनाक रहेगा, गलत रहेगा। ये बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएं सब आगे आ रहे हैं और मजदूर से लेके व्यापारी तक, अनपढ़ से लेके सुप्रीम कोर्ट के चोटी के वकीलों तक, अधिकारी, रिटायर अधिकारी सब हमारे बीच में आ रहे हैं और सबका ये इकट्ठा आंदोलन है। और ये तब तक आंदोलन चलेगा जब तक इस आंदोलन को जीत नहीं जाते। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कुछ भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, ये देश का जो लोग हैं वो तैयार हैं। और इसमें एक मैं बता दूँ, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। तो एक तरफ ऐसे लग रहा है बातचीत तो चल ही रही है। जैसे परसों की बात है, रेवाड़ी में भी किसानों पर आंसू गैस छोड़ी गई है, गोले छोड़े गए, तो लग रहा है आपको भी सरकार दोहरा जो चरित्र अपना रही है। देखिए, ये कुछ भी करें, हमने उनको छूट दे रखी है। आप कितने मुकदमे दर्ज करें, कितने लाठी चार्ज करें, आंसू गैस के गोले मारें, लाठियाँ मारें, और भी जो करना है वो करें, लेकिन हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा और ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। और आज हम फतेहाबाद में आए हुए हैं और फतेहाबाद में हम 2 पदाधिकारी भी बना रहे हैं। युवा भी आगे सामने इतनी लहर है, हम सोच नहीं सकते। गांव से 10 ट्रैक्टर नहीं, ये तो किसी ने गलत बोल दिया। गांव से 10 ट्रैक्टर, एक गांव से 100 ट्रैक्टर। भाई साहब, एक गांव से 150 ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच गए, ट्राली लेके दिल्ली 150 ट्रैक्टर पहुंच गए गांव से। ये तो 10 ट्रैक्टर तो क्या, 10 ट्रैक्टर तो किसी ने बोल दिया था, 10 तो है ही नहीं कुछ।
तो एक लहर है और तूफान है, और ये मोदी जी को समझ जाना चाहिए, महंगा पड़ेगा। जनता से टकराव प्रकृति से टकराव होता है, परमात्मा से टकराव होता है। कल ये चंडीगढ़ भी घेरने की मान लो घोषणा की है, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। नहीं, चंडीगढ़ घेरने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, और वो तो कोई अपनी मर्जी से कोई बयान दे तो अलग बात है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा उसका भी चंडीगढ़ घेरने का प्रोग्राम नहीं। 23 को गवर्नर हाउस पे प्रदर्शन करने का प्रोग्राम है, वो सभी स्टेटों में, और 26 तारीख को जो दिल्ली में जो है वो ट्रैक्टर परेड है, ये प्रोग्राम है। और जो अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके जो उत्पाद हैं वो उनका बहिष्कार, उनको मत खरीदें। और जो चुनाव हैं, चाहे वो म्यूनसिपल का है, चाहे वो आगे पंचायत का, जिला परिषद का है, उनमें उन लोगों की मदद ना करें जो इस आंदोलन में सहयोग ना करें। बाकी किसी को डालें, लेकिन जो इस आंदोलन में शामिल ना हो, इसका मतलब वो समाज का नहीं है। जो समाज का नहीं है तो समाज उसको लीडर ना बनाए। तो ये इतने संदेश हम और लोगों को दें। बाद भी किसान आज भी धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भारी बारिश और इस ठंड के बीच भी किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 8 दौर की बातचीत में अब तक कोई भी ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी शुरुआत में जो सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार सरकार बातचीत किसानों के साथ क्यों नहीं कर रही है। अगर अब बातचीत हो भी रही है तो अब तक उसको लेकर कोई नतीजे क्यों नहीं निकले। इसके साथ में आपको ये भी बताते चले कि आज एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अब जो बातचीत चल रही है उससे भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। कोर्ट चाहता है कि दोनों के बीच में सहमति से आपसी बातचीत करके ही इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। लगातार किसानों आंदोलन का जो मामला है वो गंभीर होता जा रहा है और ऐसे में 11 जनवरी को सभी मामलों को लेकर सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच गुरनाम सिंह चरोनी हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनके द्वारा बहुत ही गंभीर आरोप सरकार के ऊपर दागे गए हैं। चरोनी ने कहा है कि सरकार तमाम जो किसान नेताओं को है उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, उनको बांटने की कोशिश कर रही है और सरकार चाहती है कि इस किसान आंदोलन को एक तरीके से बदनाम किया जाए, हिंसा के नाम पर लोगों को बांटा जाए। इस तरह की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज बैठक की गई थी किसान के संयुक्त मोर्चा के द्वारा, तमाम जो संगठन है उन तमाम संगठनों के नेताओं के द्वारा, और उसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब आपको दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये सुनते हैं। कानून रद्द नहीं होते, वो उनके साथ ही रहेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने शंभू बैरियर पे भी काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सारे सुनील जाखड़ समेत कई जो लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने किसानों का भी काफी कट जो है वहां पे देखा गया था। जी मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि हमने अब पंजाब के हर हलके में, हर गांव में, हर पिंड में, हर जगह जाकर कैप्टन साहब की पोल खोलनी है और बताना है जनता को कि जो आपके हितैषी बनते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं कैमरे के सामने, स्पेशल सेशन बुलाने का ढोंग करते हैं, उस ढोंगी मुख्यमंत्री ने आपके साथ गद्दारी करी है। पंजाब के किसान, पंजाब की मिट्टी के साथ गद्दारी करी है। ये हम अब गांव-गांव में, पिंड में, जिले में, हल्के में जाकर बताएंगे और एक पूरा अभियान चलाएंगे। इसी के साथ साथ हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। वी कॉल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। सर, कल सुनील जाखड़ और उनके साथियों ने जो किसान शहीद हुए उनके लिए भी श्रद्धांजलि जो है वो की, वहाँ वो किस तरह से देखते हैं आप? ऑब्वियसली कल भी काफी संख्या में जितने जो लीडर्स थे सुनील जाखड़ की अगुवाई में शहीदी वहाँ पर गए थे। आंदोलन, उन्होंने गवर्नर के हाउस को भी घेराव करना था, लेकिन परमिशन उनको नहीं मिली थी। देखिए, हम जहां तक शहादत है देश के किसान की, इस पाक साफ आंदोलन की, पाक साफ शहादत के ऊपर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज वो सारे लोग जिनकी शहादत हुई, उनकी आत्मा पूछ रही है कैप्टन साहब से, उनके परिजन, उनके फैमिली मेंबर्स, अग्रीव्ड फैमिली, ग्रीविंग फैमिली आज मुख्यमंत्री साहब से पूछ रही है कि आपने ये 3 काले कानून क्यों लागू करे, आपने क्यों हमें धोखा दिया, आपने क्यों हमारे साथ गद्दारी करी। ये सब उनसे पूछ रहे हैं। केवल श्रद्धांजलि देना
इस प्रकार से केवल इवेंट क्रिएट कर घड़ियाली आंसू बहाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आज पंजाब की जनता और खास करके वो लोग जिनके कोई परिवार से इस आंदोलन में शहीद हुआ है, वो मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछ रहे हैं, जिसका सवाल मुख्यमंत्री साहब को उसका जवाब देना चाहिए। राघव जी, बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि जानी और कल दो इनके बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी कि किसानों को झूठ बोलकर धरने में लाया गया है और कोई लीडरशिप नहीं है किसानों की। इसी वजह से प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकती, ऐसी स्टेटमेंट दी उन्होंने। बीजेपी के लोग लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमिक तरीके से इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उनको अपराधी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, कभी उनको कहते हैं कि वो चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं, और अब आज कह रहे हैं कि इन लोगों को झूठ बोलकर बुलाया जा रहा है। ऐसे कि जो देश का किसान है वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, वो पागल है, वो तो समझ ही नहीं सकता कि उसका हित किस में, उसका इंटरेस्ट किस में है, और झूठ बोलकर लाया जा रहा है। इसके खिलाफ, इन बीजेपी के लोगों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार इन मानहानि के मुकदमे में पूरी लीगल असिस्टेंस दे रही है, और जो नेता ऐसे बयान देगा, पंजाब के फार्मर का, देश के किसान का अपमान करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आम आदमी पार्टी करवाएगी। राघव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी की ज्यादा दिक्कत कहाँ पे है? कैप्टन अरविंद पर निशाना साध रहे हैं या पीएम को कुछ नहीं बोल रहे? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि कैप्टन अमरिंदर साहब, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए, पूर्ण बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने धोखा दिया है। ये सारी इंसिडेंट्स हैं जो उनके फ्रॉड का, उनके धोखे का, उनकी गद्दारी का एक एविडेंस देते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने जुलाई और अगस्त 2019 में जो कमेटी थी जिसने ये 3 काले कानूनों को जन्म दिया, उसमें कैप्टन साहब की सरकार ने अपनी सहमति दी, अपना कंसेंट दिया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने अपने 2019 लोकसभा के मैनिफेस्टो में एपीएमसी को खत्म करने की बात रखी। दैट इज पॉइंट नंबर 2। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आपको बता दें कि उनके द्वारा गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं और साथ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के ऊपर भी सवाल दागे गए हैं। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन बीते 42 दिनों से लगातार जारी है और ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कोशिश में ये जुटे हैं कि किस तरीके से खुद को ज्यादा बड़ा किसान हितैषी साबित किया जा सके। इसके साथ ही एक दूसरे दलों पर भी आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज होता जा रहा है। जहां शुरुआत में तमाम जो दल थे वो सिर्फ बीजेपी को निशाने पर ले रहे थे, केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे थे, हरियाणा सरकार को निशाने पर ले रहे थे। अब आलम यह है कि विपक्षी दल आप एक दूसरे पर भी आरोप और प्रत्यारोप करने लगे हैं। जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर कई बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर निशाने पर ले चुके हैं। आपको यह भी बताते चले कि कैप्टन अमरिंदर ने कई बार आम आदमी पार्टी को लेकर गंभीर सवाल दागे हैं कि वो किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार कैप्टन अमरिंदर के ऊपर भी सवाल दाग चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार तमाम जगहों से जो नेता हैं किसान से आंदोलन में पहुंच रहे हैं और किसान आंदोलन में पहुंचकर खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने कहा है कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर समाधान नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत के जरिए हल हो, यह उनकी कोशिश है ताकि इसका सही तरीके से समाधान हो सके। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नजरें हैं, क्योंकि कई याचिकाएं ऐसी हैं जो कोर्ट में दाखिल की गई है, चाहे अब रोड पर बैठे किसानों को हटाने की मांग हो या फिर आपको यह भी बताते चले कि
किसानों के द्वारा दागी गई हो, इन कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के हिसाब से याचिका दाखिल की गई हो। अलग अलग तरह की याचिकाएं हैं। उन तमाम याचिकाओं के साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश की जनता की नजरें भी हैं। साथ में यह भी है कि जल्द ही किस तरीके से इसका समाधान होता है, और साथ में ये भी लोग देखना चाहते हैं कि क्या किसान शाहीन बाग की तरह हटा दिए जाएंगे, या फिर किसानों की जो मांग है वो सरकार पूरी कर देगी, या फिर सरकार अपनी लगातार हट पर बनी रहेगी। और देखना ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार इस पूरे मामले का क्या को समाधान निकलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब तक 42 दिन बाद भी किसान आंदोलन का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता वसीम रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेंट आया है, सीजेआई का कमेंट आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही अब है, सरकार नाकाम साबित होती नजर आ रही है। इस तरीके से देखा जाए इसको, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। सबसे पहले मोहित जी, मैं एक बात कहूंगा जी कि भाई बदलाव तो नजर आ रहा है। लगातार बैठकें जब हो रही हैं तो कुछ ना कुछ मसलों पे चर्चा भी हो रही है और समाधान कुछ नजदीक आता नजर आ रहा है जी। और हम ये कहते हैं हर बैठक में हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और इससे जो भी समस्याएं थी उस पर चर्चा होती है और कई बिंदुओं पे जी। और मुझे उम्मीद है कि अगली बैठक में सारे मसले का समाधान निकल जाएगा। अगली बैठक में सारे मसले का समाधान निकलेगा, ये कन्फर्म है। मुझे भी आप पूरा आश्वस्त है कि अगली बार जो बैठक होनी है 8 तारीख को, काफी मसलों पे चर्चा हो चुकी है, कुछ एक बिंदुओं पर सहमति भी बन चुकी है किसान नेताओं से। क्योंकि जिस दिन बैठक खत्म हुई पिछले दौर की, वहां से निकलते ही राकेश टिकैत जी ने भी कहा था कि बैठक जो है आगे बढ़ी है, निर्णायक दौर की बैठक चल रही है, अंतिम बैठक होने वाली है, बहुत नजदीक है बैठक के। हम ये मानते हैं कि अगली बैठक अंतिम होगी और बहुत अच्छा माहौल में बैठक होगी और उस दिन सारे मसले का समाधान निकलेगा। यानी कि आप मान रहे हैं कि अब कानून को रद्द कर दिया जाएगा, किसानों की मांग को पूरा कर लिया जाएगा, सरकार इन कानूनों को रद्द कर देगी? देखिए, कानून रद्द करने से किसी की मांग पूरी नहीं होती। कानून के अंदर जो भी प्रावधान है, जो भी प्रावधानों पे किसानों को ऐतराज था, उस सभी प्रावधानों पे किसानों से चर्चा करने के बाद सरकार उसमें बदलाव करने के लिए सहमत है और सरकार बदलाव के साथ कानून को लागू करेगी। राघव, आपके रोहित जी, एक बात मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर कानून के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज किसान को सशक्त करने के लिए कहीं ना कहीं नए कृषि कानून की आवश्यकता है, जो बहुत समय से किसानों की मांग आती रही थी। किसान आज भी है, आजादी के इतने, बार बार मैं ये शब्द दोहराता हूं कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज देश का किसान जो है आत्महत्या करने पे मजबूर रहता है। हमारी सरकार जो है इस कानून के माध्यम से किसान कानून के अंदर नया रिफॉर्म्स लेके आएगी। एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स आ रहा है और आने वाले वक्त में इस कानून के आने के बाद कोई भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा। वो तो सर, किसान वो तो भविष्य होगा। में देखा जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन की हम बात करें या फिर बाकी राज्यों में खेत में जो किसान पहुंचे हुए हैं वो अपनी आत्महत्या कर रहे हो अपनी मांगों को लेकर, मैं उसका रुख करूंगा। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ हैं, किसान नेता, उनका भी रुख करते हैं। मलिक साहब, कोर्ट ने कहा है कि चीजें नहीं बदल रही हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि 11 तारीख को सुनवाई होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन दी थी, सरकार ने उसका पालन नहीं किया। हमारे 60 साथी जो है शहीद हो चुके हैं आंदोलन में, और हम तो मांग करते हैं कि देश के जो सीजीआई हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और अन्यथा उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। तमाम घटनाएं होती हैं, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। सरकार की नाइंसाफी के कारण हमारे 60 किसान भाई ठंड में शहीद हो चुके हैं और सरकार जहां पहले दिन खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। तो सरकार इसका गंभीरता से कोई अगर आप कोर्ट के जरिए ही अगर इसका समाधान चाहते हैं, कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी के जरिए शाहीन बाग जैसी स्थिति बनेगी, तो आप स्वागत करेंगे? आप साथ खड़े होंगे कोर्ट के? इस देश में हजारों कमेटी बनी है तमाम मुद्दों को लेके, किसानों को लेके। कमेटी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो जब हमारा हरियाणा, पंजाब या दूसरे राज्यों में आंदोलन था तभी सरकार इसका संज्ञान लेती। कोई कमेटी बने या कुछ भी हो, हम दिल्ली से ऐसे जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, वसीम रजा साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सीधे तौर पर किसानों का यह कहना है कि वो इस तरीके से वापस जाने वाले नहीं है, कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। आप कह रहे हैं कि कानून में सिर्फ संशोधन होगा, तो समाधान कैसे निकलेगा आज को?
देखिए, शुरुआती दौर में जब किसान भाइयों की मांगे आई जी तो किसान भाई और किसान जत्थेबंदियां ही कहते आ रही थी कि हमें इन इन प्रावधानों पे ऐतराज है, सरकार इसमें बदलाव करे, एमएसपी लिखित में दे। आज हम एमएसपी लिखित में भी दे रहे हैं, कानून के अंदर बदलाव भी कर रहे हैं। बात कहां फंसती है, बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और बार बार ये बात कहता आ रहा हूं जी कि विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दे तो अभी इस मसले का समाधान निकल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आज देश के अंदर विपक्ष के पास कोई अपनी राजनीतिक जमीन नहीं है, कोई सी भी पार्टी के पास। वो सब घबराए हुए हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया किसानों के लिए, वो बहुत निंदनीय है। आप ये बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने, सरकार के किस व्यक्ति ने किसान को मूर्ख, पागल और बेवकूफ कहा? इन शब्दावली का उपयोग करना राघव चड्ढा जी के लिए बहुत ही निंदनीय है। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के, जो देश के अंदर, दिल्ली के अंदर उस पार्टी का शासन है, उस पार्टी का राज है, उस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं और किसान को शरेआम झूठ बोल के चले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो लोग उनका विवाद है सर, इसका जवाब वो खुद भी देंगे। ये विवाद उनका है, ये जवाब वो खुद देंगे। लेकिन आप ये देखिए ना कि नौबत क्यों आई? अगर इस तरीके से कोई विपक्षी नेता कह रहा है आपसे, वो नौबत इसलिए आई क्योंकि आप लगातार ये कहते रहे कि खालिस्तानी है, ये असली किसान नहीं है, असली किसान खेत में काम कर रहे हैं। जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं जी। अब आप ये देखिए, ये आके राघव चड्ढा जी ऐसे कहते हैं, योगेंद्र यादव जी आके जहां भी कोई आंदोलन होता है, योगेंद्र यादव जी अपने आप पहुंच जाते हैं वहां पे। ये राजनीति नहीं हो रही है तो और क्या हो रहा है? ये 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। आज राघव चड्ढा जी और कांग्रेस जो है, आज इससे पहले आपस में एक दूसरे पे वार प्रतिवार नहीं करते थे, आज दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। तो ये पूरे का पूरा आंदोलन जो है 2022 के चुनाव को लेकर जवाब ले लेते हैं, पूरा राजनीतिकरण किया जवाब जा ले रहा लेते है। हैं। और इस मैं मलिक साहब हैं, नहीं आपकी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले सर मलिक साहब हैं, उनसे समझ लें। क्योंकि मलिक साहब, क्या कांग्रेस या फिर बाकी दलों की वजह से आंदोलन हो रहा है? क्या किसानों को गुमराह किया जा रहा है? आप बहुत अनुभवी हैं, लगातार किसानों के साथ रहे, आप ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इसका जवाब। देखिए, वसीम रजा साहब को या उनकी पार्टी को ये बात पहले दिन से समझ नहीं आ रही है जी कि ये जो किसान है, ये कांग्रेस के 72,000 के बहकावे में नहीं आए तो ये आंदोलन के बहकावे में कैसे आ सकते हैं? हम कोई पागल हैं क्या? और ये सरकार, देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए है क्या? अगर ये सिगुफा ना छोड़े कि किसान बहकावे में आंदोलन कर रहे हैं तो डिफेंड क्या करेंगे? इनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। पहले इन्होंने कहा खालिस्तानी है, फिर कहा पाकिस्तान प्रायोजित है, फिर कहा इनको जियो के लिए चाइना से फंडिंग है, ये जियो को बंद कराना चाहते हैं, फिर कहा ये तो लेफ्टिस्ट हैं, फिर कहा ये बरगलाए हुए किसान हैं। तो ये तो इनकी तमाम मतलब एक हाइप क्रिएट करने की चीजें हैं। लेकिन मलिक साहब, इस बात को आप मानते हैं कि राजनीति जरूर हो रही है? कुछ ऐसी राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो आंदोलन के अपनी बात कहते हुए अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में जुटे हैं? चौधरी साहब सुनिए, क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए जी? अगर भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में होती तो क्या करती जी? भारतीय जनता पार्टी राजघाट पे डांस करती थी महंगाई को लेके जी। और आज भारतीय जनता पार्टी को वो बातें ध्यान नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ओपी धनखड़, नरेंद्र तोमर जी जो आज कृषि मंत्री हैं, तमाम अपने राज्यों में C2+50 की वकालत करते रहे, आंदोलन करते रहे लगातार। और मेरा ये मानना है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको आंदोलन में क्यों नहीं आना चाहिए? ये किसान उन्हीं के तो वोटर हैं, कल जूते मारेंगे उनको भी। देखिए, बीजेपी की मजबूरी है, उनकी पार्टी बिल लेकर आई है, लेकिन विपक्ष की क्या मजबूरी है? विपक्ष को वोट देता कौन है? किसान देता है, मजदूर देता है, व्यापारी देता है। अगर कोई सेक्टर आंदोलन में है तो उनको बिल्कुल मदद करनी चाहिए। चलिए, ये कौन सी बात होगी कि राजनीति कर रहे हैं? ठीक है, और राजनीति तो हर मुद्दे पे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, वसीम रजा साहब से आपकी बात का जवाब भी लेंगे, लेकिन वसीम साहब एक बात और, वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बारिश के बीच में किस तरीके से जो किसान हैं वो धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, किस तरीके से उनके जो टेंट में पानी घुस गया है। ऐसी स्थिति को देखने के बाद भी लगता नहीं कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जल्द ही इसका समाधान करना चाहिए, ना कि तारीख पे तारीख देनी चाहिए? देखिए मोहित जी, हम लगातार किसान भाइयों से ये अपील कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है, सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई अपने घर को जाएं, आंदोलन को समाप्त करें। बैठकों का दौर जारी है और रास्ता जो है बैठकों से निकलेगा।
और बैठकें बहुत ही निर्णायक हो रही हैं। बहुत सारे मसले थे, एक मसला नहीं था, कोई एक मसले को लेकर चर्चा हो गई, सभी किसान संगठनों के साथ चर्चा हो रही है और लगातार जब भी बैठक हो रही है तो हम कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से आपके माध्यम से फिर भी अपील करता हूं कि किसान भाई अपने घर जाए, सरकार भी कह रही है घर जाए, आपकी पूरी चिंता की जा रही है, सरकार एक एक विषय पे चर्चा कर रही है और चर्चा के बाद इस कानून को लगाया जाएगा जिससे किसान भाइयों को लाभ हो और जैसे किसान संगठन चाहेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंगली बदलाव भी किया जा रहा है। तो उनको धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप धरने पे नहीं भी होंगे तो भी हम आपकी उतनी ही चिंता करेंगे जितनी आज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बार बार एक बात कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग इसमें राजनीति की रोटी से की जा रही है। बार बार मैं कह रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं और देश की जनता भी समझ रही है। इस बात पे गौर करते हुए किसान भाइयों को अपने घर वापस जाना चाहिए। सरकार पूरी मैं सर इसी पे आपका और जवाब लूंगा, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि राजनीति अगर आप लोग विपक्ष में होते तो नहीं करते क्या, और उनको क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पे मैं आपका जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर महिला के साथ दरिंदगी की गई है। आपको बताएं कि सामूहिक दुष्कर्म है। पोस्टमार्टम में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि प्राइवेट पार्ट के अंदर रॉड डाले गए, इस तरह की स्थिति बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, उत्तर प्रदेश के बदायूं से महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल मुख्य आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आपको बताएं कि बुलंदशहर के पासी में बदायूं पड़ता है, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर ANP के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, उसके बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस प्रशासन पर इस पूरे मामले में गुमराह करने का आरोप लगा है। शुरुआत में ही आपको बताएं कि पुलिस अधिकारी के द्वारा ये जानकारी दी जा रही थी कि महिला की जो मौत हुई है वो कुएं में गिरने से हुई, लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब एक बार फिर से खुलासा हुआ है, जहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया था महिला के साथ, लेकिन उसके बाद अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, महिला के अंदरूनी हिस्सों में भी
रॉड डालने का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज ये खुलासा हुआ है। बदायूं में ये पूरा मामला सामने आया जहां पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की गई है। आपको बताएं कि हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होने के बाद इस बात की जानकारी मिली कि किस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म के बाद में महिला के अंदरूनी हिस्सों में रॉड डाली गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब रुक करते हैं चर्चा का। चर्चा में लगातार वसीम रजा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम साहब, उनका कहना है कि अगर आप भी विपक्ष में होते तो क्या आप नहीं राजनीति करते, आप किसानों के साथ नहीं खड़े होते, या बाबा टिकैत के वक्त में जब मंच पर भी आप लोग पहुंच गए थे, आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए आप नंगे घूमते हुए नजर आते थे हरियाणा में, दिल्ली में? जी वसीम साहब। ये सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को करनी और कथनी दोनों ठीक करना पड़ेगा, फिर कोई बात करे। जी। एक तरफ वो किसानों के साथ देने का हम दम भर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। जी। पंजाब में 2017 के चुनाव में जिन जिन मुद्दों पे जो जो वादे उन्होंने किसानों के साथ किए थे, अगर उन सभी वादों को अगर वो पूरा कर चुके हैं फिर वो कोई बात करे। वो खुद पंजाब में सत्ता में है और किसानों के कर्ज माफी के लेके सत्ता में आए, क्या उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया? सिर्फ मुंह से कहना, करनी और कथनी में उनके बहुत फर्क है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि वो बात ना करें, वो आलोचना करें, लेकिन पहले अपना कर्म तो करें, वो अपनी कार्य तो करें। जिन वादों को लेके वो सत्ता में आए उस किसान भाइयों का सहयोग तो करें। मैं अभी कहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह आज ही घोषणा करें और सभी किसानों के खाते में पैसे जो कर्ज है उनका माफ करें। क्यों नहीं बात करते कर्ज माफी की पंजाब की? उनको घूम फिर के उनको टिकरी बॉर्डर ये इस कानून के विषय की चिंता हो जाती है। जिन मुद्दों पे सत्ता में आए पहले वो उस मुद्दे को पूरा करे, उस किसानों की कर्ज माफी करे। और मैं बार बार कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसी सरकार है जो किसानों की चिंता कर रही है और किसानों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अच्छा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सर अच्छा करने का प्रयास किस तरीके से कर रही है वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि बीते 42 दिनों में 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये आंकड़े तो सिर्फ आंदोलन के दौरान के हैं, इसके अलावा बाहर की स्थिति वो अलग है। और साथ में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अनशन पर किसान बैठे, उनसे भी लगातार बीमार हो रहे हैं वो लोग। लगता नहीं कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? अगर स्थिति को उनको लगता है कि लंबी खींचेगी तो कम से कम बंदोबस्त तो कर दीजिए उन किसानों का जो वहां पर बैठे हैं बारिश से बचने का। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि किसान भाइयों से हम लगातार निवेदन कर रहे हैं कि वो घर जाएं, आंदोलन को समाप्त करें। सरकार जो है उनकी चिंता कर रही है और बैठ के लगातार हो रही है, रास्ता बैठकों से ही निकलेगा। बैठ के, क्योंकि ये कृषि कानून में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया और इतने वर्षों के आजादी के बाद भी, हम लगातार बात कर रहे हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के अंदर किसानों की किसी ने चिंता नहीं की। अब उस पर कार्य हो रहा है तो उसमें विपक्ष जो है पूरा गड़बड़ा के एकदम घबरा के इस आंदोलन का रुख बदलने का प्रयास कर रहा है। आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना चाहता। फिर से आप घूम के वहीं चले जाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है सामने निकलकर कि मौका आपने दिया और इस मौके को आप फिर से छीन सकते हैं। आप समस्या का समाधान कर दीजिए, किसानों की मांगों को मान लीजिए, विपक्ष के पास से अपने आप ये हाथ से बॉल खत्म हो जाएगी। मलिक साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल ये होगा कि जिस तरीके से सरकार अपील कर रही है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को वापस भेज दीजिए, चर्चा के माध्यम से इसका समाधान होगा, चर्चा चलती रहेगी, आपकी चर्चा के साथ इसका समाधान करेंगे, वक्त मांग रही है सरकार भी एक तरीके से, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का जो रवैया है, सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हमें पहले दिन से ही देख रही है। और सरकार की नीति है कि बुलाओ और थकाओ। सरकार टेस्ट कर रही है बार बार कि कब तक ये थक सकती है। आप देखिए, 25-26 तारीख में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, 3 दिन बाद सरकार का बयान आता है कि हम 3 तारीख में बात करेंगे। जब दबाव बढ़ा, चारों तरफ से बातें आई कि भाई कोई बात करने के लिए मुहूर्त निकलेगा क्या, टीवी चैनल के माध्यम से दबाव बढ़ा, तब सरकार ने कहा चलो हम 30 में बात कर लेते हैं। उसके बाद 2 बैठकें हुई, 2-3 बैठक होने के बाद लगातार 20 दिन का अंतराल, सरकार का कोई प्रयास नहीं, सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठ गई। 20 दिन कोई संवाद नहीं हुआ। लास्ट बैठक में भी जो सरकार की बॉडी लैंग्वेज थी सर, वो तो बिल्कुल किसान नेताओं के ऊपर बात है ना, तो लगातार जो बीजेपी के लोग हों, सरकार के लोग हों, अधिकारी हों, वो तो बार बार बातचीत के लिए कह रहे थे, किसान ही नहीं पहुंचे थे वहां पर। नहीं, देखिए, हम बातचीत के लिए, हमने जब उन्होंने हमें कहा कि अब क्या आप तारीख निर्धारित करें तो हमने तुरंत तारीख दे दी।
जी, हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि हम बात नहीं कर रहे थे। 20 दिन बाद एक चिट्ठी आती है, वो कहते हैं कि अब तक हमने तारीख दी है, अब की बार आप तारीख दीजिए। तो हमने तुरंत उनको तारीख दे दी कि भला तारीख में हम 11 बजे बात करने के लिए तैयार हैं। दे दी, आपने हमने तो वक्त कभी भी दे दिया, मना नहीं पहुंच किया। भी गई, बातचीत भी होगी, तो आखिरकार कौन सा मसला फंसा है जिसके चलते इसका समाधान नहीं हो रहा है? दोनों मसले फंसे हैं। एमएसपी पे सरकार आगे नहीं बढ़ रही है, कानून वापसी पर कोई बात नहीं है। और जो मैं आपको बात बताऊं कि अभी जो बड़ी दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, 100% झूठ बोलते हैं। 2016 में ये सब्सिडी को लेकर ये जो आपकी पीडीएस की सब्सिडी है उसको लेकर ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, और उसमें साफ लिखा है कि बहुत सारे पैसे दाएं बाएं ट्रांसपोर्ट और तमाम चीजों में खर्च होते हैं, हम आपको डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, और उसको आधार से लिंक किया गया है पीडीएस को। तो अगर सब्सिडी डायरेक्ट दी जाएगी, सरकार कहीं में खरीद करती है, सरकार पीडीएस के पुल के लिए खरीद करती है, जब सरकार खरीद ही बंद कर देगी तो एमएसपी कहां से बचेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बनाओ, आप खरीदे, कोई प्राइवेट प्लेयर खरीदे या कोई तीसरा लोग खरीदे, एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत जल्दी पीडीएस सिस्टम को बंद करने वाली है। इसके दो उदाहरण है कि एक तो ऑर्डिनेंस इन्होंने ले आए कि हम डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, और जो दूसरा एफसीआई है, एफसीआई में 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो है घाटा इन्होंने कर दिया इस सरकार के। ठीक है सर, वसीम रजा साहब, मैं आपका रुख करूंगा। मेरा संपर्क आपसे नहीं, ठीक है, आपका संपर्क है, लेकिन वसीम साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लगातार ये बातें कही जाती रही हैं विपक्ष के नेताओं के जरिए भी, और वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार बातचीत कर रही है, बातचीत का दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है, अहंकारी हो चुकी है आपकी सहयोगी दल शिवसेना का ये कहना है। और साथ में एक बात ये भी कि जो किसान के नेता हैं, किसान नेता हैं, वो भी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ टकराना चाहती है, इसका समाधान करना नहीं चाहती। देखिए रोहित जी, अभी मेरे भाई किसान नेता जो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे थे कि भाई सरकार जो है एमएसपी पे बात करना नहीं चाहती, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बैठक हुई है उसमें सरकार ने खुद एमएसपी पे बात करने का जिक्र भी किया, और किसान नेता जो उस बैठक के अंदर मौजूद थे वो भी निकल के बाहर आए, और सब उन्होंने भी ये कहा कि सरकार एमएसपी पे भी बात करने की बात कर रही है, लेकिन किसान नेताओं की मांग थी कानून रद्द किया जाए। मैं स्पष्ट कहता हूं कि जिन जिन प्रावधानों के अंदर किसान भाइयों को ऐतराज था उसमें सब में परिवर्तन करने के लिए सरकार तैयार है, उसके बाद एमएसपी पे भी बात करने को तैयार है। तो सरकार कहां से नरम नहीं है, सरकार ने अपना रुख पहले दिन से ही किसानों के हित में, किसानों के हित को देखते हुए, किसान भाइयों की मांग को देखते हुए नरमी बरत रही है, और लगातार अपने हर प्रावधान में जो प्रावधान पे उनको ऐतराज है सब में बदलाव करने को तैयार है। पहले दिन से, और पहले दिन से लगातार किसान यही तो मांग को कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, पहली मांग ये। दूसरी मांग ये है कि इसको लेकर एमएसपी का कानून बनाया जाए। तीसरी मांग ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। यही तो मांगे मेन है। बाकी मांगों को लेकर आप काम कर रहे हैं, उनको संशोधन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मांगे पूरी नहीं कर रहे। देखिए रोहित जी, हम इन्हीं बिंदुओं पे कार्य कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। आज जो है किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही जा रही है, कृषि कानून को रद्द करके हम पूरे देश के किसानों को हित को नुकसान में नहीं देना चाहते। देश के अंदर दूसरे राज्यों में भी किसान बसते हैं, और उन किसान, बहुत सारे किसान जत्थेबंदियों ने ये कहा कि इस कानून को रद्द ना किया जाए, जिन जिन बिंदुओं पे, जिन जिन प्रावधानों पे किसानों को ऐतराज है उसके अंदर परिवर्तन किया जाए। हम जिन जिन प्रावधानों पे किसानों को ऐतराज था हम उस पर परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी बात रही, आपकी बात थी एमएसपी पे, एमएसपी पे भी हम बात करने को तैयार है। और उसके बाद की बात रही, आपने एक बात कही कि स्वामीनाथन आयोग के ऊपर काम किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मुख्य अंश ये था कि किसान दर पे कर्ज मिलता है, जो किसान को इतने महंगे दर पे कर्ज मिलता है, उस कर्ज को कम से कम ऋण जो उसको मिले 4% पे ऋण मिले। आज दोनों कार्य जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। 4% पे कृषि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कर्जा मुहैया कराया जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए, इस कानून के आने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को एक वैकल्पिक मंडी मिलेगी, वैकल्पिक बाजार मिलेगा, जहां पे किसान जो है अपने मूल्य
फसलों को वसीम अधिक साहब, मूल्यों अगर पे यही बेचने बातें के हैं, लिए यही बातें बार बाध्य बार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, जी, जी। केंद्रीय जी, कृषि जी। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, और भी बीजेपी के और सरकार के लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन इस बात को सरकार के लोग किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि लगातार जो आरोप सरकार के ऊपर ये लग रहे हैं कि वो बातचीत का ढोंग कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई ढोंग नहीं कर रही। सरकार सच्चे मन से पहले दिन से ही साफ नीयत और साफ नीति से किसानों के हित में कार्य कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी नीति और नीयत में फर्क है। और ये आरोप जो है विपक्ष जो है बौखलाहट में लगा रहा है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो सरासर गलत है। पहले दिन जब बैठक हुई थी उस दिन किसान भाइयों ने ही कहा था कि हमारे 37 बिंदु है, सिर्फ ये 2-3 इशू नहीं है, ये 3 कानून ही इशू नहीं है। इसके अलावा 37 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसपे आज तक किसी भी सरकार ने चर्चा नहीं की, किसी भी सरकार ने उसके ऊपर बहस नहीं की, ना उसकी चिंता की। पहली बार इस सरकार ने इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते करते हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं निर्णय के। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 8 तारीख की बैठक होने वाली है उस बैठक में हम निर्णय लेंगे, और उस निर्णय पे हम उस निर्णय के माध्यम से उस दिन हम बहुत अच्छे माहौल में इस बैठक में अंत निकलेगा और किसान भाई अपने घर को जाएंगे। ठीक है मुझे मलिक पूर्ण विश्वास साहब, है। मैं मलिक साहब का रुख कर लेता हूं सर, उसके बाद फिर आगे का भी कमेंट आपसे लूंगा। मलिक साहब, क्या किसान भी तैयार हैं बातचीत के लिए, इसके समाधान के लिए वो तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो इतने दिनों से जो चर्चा चल रही है, बिंदु पर बिंदु को लेकर लगातार सरकार ने कही कि हम हर बिंदु को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो जिन समस्याएं जो जहां पर समस्याएं हैं कानून में, उनका समाधान की जरूरत है या फिर पूरे कानून को रद्द कराने की आखिरकार हट क्यों? मलिक साहब घंटे समाधान चाहते जी। खंड है जिस तरह से हमारे साथ मैं इस सरकार की बेशर्मी की हद आपको बता दूं कि जितने बॉर्डर पे भी आज तक धरना चल रहा है, सरकार की तरफ से एक मेडिकल कैंप तक नहीं है। किसान भाइयों के बीपी बढ़ रहे हैं रात के समय में सर्दी लगने के कारण, और बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक आ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो वही बात होगी ना कि टेंट लगवाया था सरकार के द्वारा, टेंट लगवाया गया था, पानी की व्यवस्था कर रही थी, आप लोगों ने मना कर दिया, आपने बोल दिया कि हमें टेंट नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे। आपने खाना तक नहीं खाया बैठक में सरकार का। नहीं, मैं आपको एक बात बताई कि हम सब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम सरकार के जो है नागरिक नहीं है कि वहाँ पे कुछ मेडिकल टीमें लगा दी जाती? अगर कोई टीम गई हो वहाँ पे और उसको वापस किया हो तो आप बताओ। अगर कोई टीम वहां पे गई और उसको किसानों ने लौटा। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आज ये कहते हैं कि देखिए हम समर्थन मूल्य पे कानून बना दिया, और जो अभी वसीम रजा जी ने कहा है कि हम के लिए तैयार है, वो है। केवल ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार चाहे तो इन पर संशोधन कर सकती है, भारत सरकार तो संशोधन को भी तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए कहने और करने में बहुत सारा अंतर है। और अभी सवाल ये कि अगर इतने बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है तो हर बिंदु की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, या कानून रद्द की हट आखिरकार क्यों? देखिए, हमारी मांग तो रिपील की है, और हम ये भी जस्टिफाई करना चाहते हैं कि क्यों रिपील किया जाना चाहिए, कानून क्यों रद्द हो, इसके हमारे बहुत प्रमाण हमारे पास हैं। और मैं ये चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि देश की सरकार का और किसान का दोनों का बिल्कुल आमने सामने पूरे देश को पता लग जाएगा आखिर झूठ कौन बोल रहा है। जो बैठक है 8 तारीख की, इसका लाइव टेलीकास्ट करा देना चाहिए भारत सरकार को दूरदर्शन न्यूज पे। चलिए ठीक है वसीम साहब, 8 तारीख की जो बैठक होने वाली है उसको लाइव टेलीकास्ट करा दीजिए लोकसभा राज्यसभा की तरह, ताकि पूरा देश देख सके कि आखिरकार बैठक में क्या हो रहा है। और जिस तरह की धमकियां दी जाती थी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राकेश टिकैत को एक तरीके से धमकी दी थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारी सूची है, इस तरह की धमकियां भी देख सके, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार का कोई मंत्री किसी को धमकी नहीं दे रहा है, ये कहने की बातें आ रही हैं। बाकी बात स्पष्ट है, इस कानून को रद्द करने से मसले का हल नहीं होता। इस कानून के अंदर जिस जिस प्रावधानों पे ऐतराज है उस पर चर्चा करें ना। हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर किस किस बिंदु पे ऐतराज है किसान भाइयों को, उस पर चर्चा करें, हम उस पर बदलाव करने को तैयार है। रद्द करना किसी भी मसले का हल नहीं है। देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत है। और आज पहली बार ऐसी सरकार है जो इतने लंबे विचार विमर्श करने के बाद किसानों के लिए कार्य कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, आज जितनी ये बहस हो रही है, जितनी चर्चाएं हो रही है,
इस कानून के लगने के बाद साल 2 साल बीतने दीजिए, उसके बाद देखिए इस कानून से हमारे देश का किसान कितना सशक्त होगा, कितना मजबूत होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। हम किसानों की चिंता करते हुए इस कानून को लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी किसान संगठन को, किसान भाई को जिन जिन प्रावधानों पे ऐतराज है, सरकार उस प्रावधानों पे भी बदलाव को तैयार है। तो किसान कानून को रद्द करने की मांग पे अड़िग क्यों? हम ये कहते हैं किसान हमारे देश का अन्नदाता जो है आज तक कभी जिद पे नहीं रहा, हर वक्त उसने देश की और देश की जनता की चिंता की है। तो आज सरकार जब उनकी बातें मानने को तैयार है, सभी कानूनों में परिवर्तन करने को तैयार है, तो ये कृषि कानून को रद्द करने की मांग क्यों की जा रही है? ये कौन लोग जो है जो पर्दे के पीछे है, ये बात को समझने की जरूरत है। वसीम साहब, एक बात आप मानते हैं कि कमी कहीं ना कहीं रही, जिस बात को आपको समझाने में अब तक आपको इतना लंबा वक्त हो गया, आप नहीं समझा पाए किसानों को, विपक्ष कामयाब रहा किसानों को उस बात को समझाने में, या किसान कामयाब रहे उस बात को समझने में कि किस तरीके से कृषि कानून उनके लिए नुकसानदायक है? और साथ में एक सवाल यह भी कि धमकियों का सिलसिला एक किसान नेता का आरोप नहीं है, कई किसान नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें धमकाने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, सरकार कोई दबाव नहीं बनाना चाहती। सरकार देश के 60 करोड़ किसानों की चिंता कर रही है। हमें पूरे देश के किसानों की चिंता है और उनकी चिंता को देखते हुए इस कानून को लागू किया जा रहा है और कानून को लाया गया है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, जब किसान भाइयों और वही किसान नेता जो बैठकों में बैठ रहे हैं, अगर उनकी बातों को मान के सरकार जो है प्रावधानों में बदलाव करने को तैयार है, तो कृषि कानून रद्द करने की जिद क्यों? इस बात पे जिद करके बैठने वाली क्या बात है? जब चलिए मलिक साहब से इसका जवाब ले लेंगे इससे जवाब। लेकिन आपसे एक सवाल ये भी कि जितने आत्मविश्वास के साथ आप बोल रहे हैं, आपसे ऐसा लगता है कि आप कानून को रद्द करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी भी जिस तरीके से बोल रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बोल रहे हैं, लग रहा है कि कानून को रद्द करना नहीं चाहते। और इधर किसान है, वो ये कह रहे हैं कि वो तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे कितना भी वक्त लगे, वो जब तक कानून वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। तो सर समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, जब राघव चड्ढा जी जैसे लोग आके इस तरीके की बात करेंगे, योगेंद्र यादव जी को कहीं भी मौका मिलना चाहिए धरना देने का, योगेंद्र यादव जी जैसे लोग आके बैठेंगे और इस माहौल में किसानों के नाम पे राजनीति शुरू होगी, तो ये तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित होती जा रही है, होता जाता रहा है ये आंदोलन। अगर किसानों की बात सरकार ना मानती, फिर किसान भाई या संगठन ये बात कहते हैं कि भाई सरकार बात नहीं मान रही, फिर आंदोलन को जिस रूप में लेके जाना था लेके जाना चाहिए था, मेरा मानना है। तो लेकिन जब सरकार तो किसानों की बात मानने को लेकर कानून बना दिया सर आपने, कृषि कानून रद्द कर दिया आपने, सभी प्रावधानों पे जिन जिन प्रावधानों पे ऐतराज है उस पे बदलाव को तैयार है सरकार, तो बचता क्या है? सरकार तो हर प्रावधान पे बदलाव की तैयार है। वो बात बताए तो सही किन किन प्रावधानों पे बदलाव करना है। एमएसपी लिखित में देने को सरकार तैयार है, जो किसानों की मांग थी, तो बचता क्या कानून है? सर कानून की मांग है सर, शुरुआत से ही कानून की मांग है कि इसको कानून बनाया जाए ताकि कोई उससे नीचे खरीद ही ना कर सके। एमएसपी पे चर्चा तो हो, एमएसपी पे बात तो करें। चलिए, बैठक में इस चीज को लेके तो बात तो हो रही है, काम तो करें इस पे, लेकिन आंदोलन को समाप्ति की ओर लेके जाना चाहिए। ये किसी के लिए राजनीति का सबब ना बने, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा। ठीक है मलिक साहब, किसानों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कम से कम वो उनकी शहादत पर 60 किसान उनकी शहादत हो जाती है। राजनीतिक दल अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस तरह की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आपको कोई समाधान नजर आ रहा है? अगर दोनों ही हट पर रहेंगे, समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, हर बार ये बात कही जाती है, चाहे डिबेट हो चाहे इनके मंत्रियों की राजनीति नहीं होती, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को किसान है, इसमें से कितने लोग पर्चा भर के आए हैं, कितने लोग पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं, कितने सांसद विधायक रहे हैं और कौन सा इनका राजनीतिक दल है। भाई आपने एक बात पकड़ ली कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश में समस्या होगी तो उस पर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो आप उसको राजनीति का नाम दोगे, तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, जो कानून की ये बात कह रहे हैं, देखिए कोई भी कानून हो, कानून मायने नहीं रखता, कानून बनाने वाले का जो नजरिया होता है वो मायने रखता है। पहले कानून को पढ़ने के बाद ये समझा जाता है कि कानून बनाने वाले की जो भावना है वो क्या है। ये पूरे जो कानून है ये किसान की भावनाओं के विपरीत हैं। दूसरा, मैं आपको कहूँ कि ये कानून किसान के लिए है ही नहीं। आप इनका नाम पढ़िए, कृषि व्यापार और वाणिज्य, सरलीकरण और संवर्धन, ये तो कृषि की जो उपज है उसका व्यापार के लिए है। किसान तो व्यापार नहीं करता, व्यापार तो ट्रेडर करता है। ये कानून बनाए थे ट्रेडर के लिए, और कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को समझा दिया कि आप किसानों की वाही लूट लो।
तो ये तो वाई लूट। मलिक साहब वही तो वसीम साहब कह रहे हैं, वही तो सरकार कह रही है कि आपको जिन जिन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है, जिन जिन बिंदुओं पर आपको लगता है कि गलत है, उनकी चर्चा कीजिए। कानून रद्द करने की जो हट है वो आखिरकार क्यों है? क्या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के दबाव में इस तरह की चीजें हो रही हैं? अच्छा आप सुनिए, अगर ये कहते हैं जिनका आपत्ति है तो चर्चा करिए। किसी भी कानून की जो भावना होती है, जो उसका मूल होता है, जो उसकी आत्मा होती है, अगर आप उससे निकाल लोगे तो फिर कानून के क्या माने। जैसे एपीएमसी वाला कानून में बदलाव की बात है, उसमें इन्होंने प्रीएम्बल जो है हर कानून की आत्मा होती है, प्रीएम्बल में लिख दिया कि आपको उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। भाई क्या होता है उचित और लाभकारी मूल्य? अगर वसीम रजा जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं तो कल जो है कानून के प्रीएम्बल में ये लिखवा के ले आए कि किसानों को समर्थन मूल्य पर ही खरीद की जाएगी, समर्थन मूल्य दिया जाना अवश्य होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, क्यों नहीं करते? तो सर कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एमएसपी पर चर्चा तो कीजिए सर। भाई चौधरी साहब, ये बातचीत आखिर है क्या? जी, ये बातचीत आखिर है क्या? जब हमने ये कह दिया कि क्या आपको बहुत ज्यादा सही लगेगी आपकी ये लिखने के लिए कि किसान को उसका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और उसी पे खरीद होगी, और क्या बात करना चाहते हैं बताओ? इसमें कोई दोष है? देश में तो तैयार हो रही है ना सर, एमएसपी घोषित करती है और एमएसपी लाना, और क्या बात करोगे एमएसपी पर आप? इनके गडकरी कहते हैं कि जो देश में एमएसपी है वो मार्केट मूल्य से बहुत अधिक है, तो ये तो इनकी भावना है। आईटीसी के होटल में आपका पॉइंट वैलिड है, आपकी बात आपकी ठीक है, इस पर वसीम साहब का कमेंट भी हम लेंगे। लेकिन एक बात ये कि पूरा देश देख रहा है कि किसान आंदोलन किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, चाहे बारिश हो, ओले हो या फिर बढ़ती ठंड हो। आपके पास क्या आपको नजर आ रहा है कोई समाधान इसका? क्योंकि जितना वक्त बढ़ेगा आप लोगों की भी समस्याएं हैं और दिल्ली वालों की भी समस्याएं हैं। देखिए, हम किसी को कोई समस्या नहीं होने दे रहे। आज तक आपको ऐसा लगा हो दिल्ली में एक भी चीज की किल्लत हुई हो? दिल्ली में बहुत सारे रास्ते हैं घुसने के, सब रास्ते खुले हुए हैं। क्या किसान उन रास्तों को नहीं जानते? हमारा मकसद दिल्ली को परेशान करना नहीं है। हम एक सड़क पे बैठे हैं, दो सड़क पे बैठे हैं, तमाम सड़कें खुली हुई है। दिल्ली में रहने वाले नागरिक हमारे भाई हैं और जो वहाँ पे आपूर्ति करते हैं वो हमारे ही किसान है। इधर भी हमारा नुकसान है, उधर भी हमारा नुकसान है। हम तो सरकार से आज भी रामलीला मैदान मांग रहे हैं, हम थोड़ा बैठे हैं। हमको तो बैरिकेडिंग लगा के रोक रखा है। आप हमको प्रगति मैदान या रामलीला मैदान दे दो, हम आ जाएंगे सब अंदर। क्या दिक्कत है आपको? लेकिन जो बात ये कही जा रही है सरकार के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को, महिलाओं को भेज दीजिए। क्या आप उनकी अपील को मानेंगे? अब जब बुजुर्ग जाना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप लौट जाओ। बहुत सारे लोग भेज दिए, 2 दिन बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो ये तो जज्बा है। और देश जब देश में जब बदलाव होते हैं, कोई सेक्टर अपना हक मांगता है तो देखिए साजिशें तो होती हैं। मुझे आज दुख है कि हमारे 60 किसान भाई इसमें शहादत दे चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री जी जो दिल्ली मात्र 10 किलोमीटर पे हैं, एक भी सिंगल ट्वीट उन किसानों के नाम पर आज तक उन्होंने नहीं किया, जो बात बात पे ट्वीट करते हैं। इसके बाद में और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो संवेदनहीन हो और किसान के लिए अपनी संवेदना जताता हो टीवी के माध्यम से, उसको जो है छोड़। ठीक, मैं आपका रुख करूंगा। अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 बातें साफ तौर से, एक तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी जो किसान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आंदोलन में, उसको लेकर आज तक एक बात नहीं कही। सरकार ने औपचारिक रूप से कोई बात नहीं कही। और अभी जो बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई तो वो किसानों के दबाव में की गई। किसानों ने कहा कि बैठक की चर्चा बाद में, पहले श्रद्धांजलि होगी। पहली बात सर, इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसानों के दबाव में श्रद्धांजलि दी गई है। देश के कृषि मंत्री और जो भी लोग वहाँ मौजूद थे सबने श्रद्धांजलि दिया। वहाँ पे जो भी किसान भाई हमारे शहीद हुए या किसान भाई इस आंदोलन के अंदर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, ऐसा कुछ नहीं है। सबने सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी। और बाकी बात रही, हमारे भाई ये कहते हैं कि बैठकों से कुछ नहीं होगा, हल तो सर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक एक ट्वीट, एक बयान तक नहीं दिया कि हमारे देश के 60 किसान सर, जो लोग छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को
इस आंदोलन में ले आके ठंड के अंदर मैं सर इस बात पे आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से सर एक कमेंट तक नहीं किया उन्होंने, एक बार ये तक नहीं कहा कि 60 हमारे जो देश के किसान हैं उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उस पर दुख जाहिर तक नहीं किया। लेकिन वही प्रधानमंत्री रोहतक में जाकर कहते हैं कि हम किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, हम उनके लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। देखिए, एक आपकी बात पे मैं आ रहा हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार किसानों की चिंता कर रहे हैं और किसान जो है सरकार के और सरकार किसान की है, ऐसा इसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं है और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सरकार किसानों की नहीं है। बाकी बात रही, मैं बार बार मैं भी कह रहा हूं और दूसरे प्रवक्ता भी हमारे कह रहे हैं कि जो लोग महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को इस आंदोलन में लेके आए। वसीम साहब, बॉलीवुड के एक कलाकार हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत पर केंद्र के कितने सारे मंत्रियों ने ट्वीट कर दिए थे, दुख जाहिर कर दिया था और एएनबी की पूरी भावनाएं उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन 60 किसान, उनकी जिंदगी चली गई सर। देखिए, प्रधानमंत्री ने हर बार किसानों की बात की, हर बार किसानों का नाम लिया, ऐसा नहीं है। मन की बात में भी किसानों की चर्चा की थी प्रधानमंत्री जी ने, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को इस आंदोलन में ले आके, ठंड में ले आके जिन लोगों ने खड़ा कर रखा है, बैठा रखा है, वो किसान हितैषी नहीं हो सकते। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को इस आंदोलन से दूर किया जाए। बैठक से ही रास्ते निकलेंगे, मसले का हल बैठक से ही निकलेगा और सरकार जो है लगातार बैठक कर रही है, बैठकों का दौर जारी है। मलिक साहब, आखिरी कमेंट होगा, क्या अपील होगी आपकी किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी? कम शब्दों में आखिरी कमेंट होगा सर, क्या अपील है? मलिक साहब जी बताएं। आखिरी कमेंट आपका, क्या अपील है सरकार के लिए? जी नहीं, मैं सरकार को एक ही बात कह देना जी, किसान नहीं है, ये आप सरकार हमारे समय से आप हमारे भाइयों की शहादत और इस आंदोलन में ना हो, इसके लिए हम आपसे जो है विनती करते हैं कि किसानों को जो है जल्द से जल्द आपको समाधान देना चाहिए। हम देश बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। मलिक साहब जुड़े, वसीम रजा साहब जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही। आपने भी समझने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से लगातार इसको लेकर अपनी बातें पॉलिटिकल पार्टीज रख तो रही हैं, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।